जो शॉर्ट इनिशिएट करने का लेवल क्या था, हमारे डेटा पॉइंट्स हमें इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर 4-5 साल पहले भी हम इस खतरे को भांपते तो इन दोनों में हमारा स्टैंड क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अर्ली थोड़े हमें रिजल्ट्स दिखा रहा है। मुझे इस टाइप की कंपनीज पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये खबर बहुत ज़्यादा स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगी। देखिए, वर्स्ट केस सिचुएशन क्या होती है। सर, पिछले दिनों आपने कहा था कि मार्केट को शॉर्ट करना है और नियर टर्म में बाउंस आ सकता है, पर वो सस्टेन नहीं करेगा। तो हम मान लें कि आज सवेरे जो बाउंस आया था वो फिजल आउट हो गया, मतलब टिक नहीं पाया। पूरे इंडिकेशंस हमें वही दिख रहे हैं। तो हमारा जो शॉर्ट इनिशिएट करने का लेवल क्या था 24,850, वो हमने शेयर किया था कि इससे नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हम अपने नेकेड शॉर्ट्स भी रख सकते हैं, और वहाँ से काफ़ी फॉल भी हुआ। कल के वीडियो में हमने आपके साथ डेटा दिखाया था, अपने कुछ इंडिकेटर्स भी दिखाए थे, और आपसे शेयर किया था कि एक छोटा बाउंस होने की उम्मीद है और शायद वो सस्टेन नहीं करेगा। आज सवेरे मार्केट्स खुले थोड़े ग्रीन में, और लगभग 1-1.5 घंटे ग्रीन में ही रहे, लेकिन जैसा उम्मीद था कि वो बिल्कुल ही फिजल आउट हो गया और गिरावट शुरू हो गई। और अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली ड्यूरिंग द डे। 1-2 बार मार्केट ने अटेम्प्ट लिया राइज करने का, लेकिन ऐसा लगता है कि काफ़ी हैवी सेलिंग आज हुई है। तो अभी जो हम देख रहे हैं, तो हम तो यही उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि जो सेलिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। हमारे डेटा पॉइंट्स हमें इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर, रिसेंटली जीडीपी का फोरकास्ट 6% से नीचे होके 5.8% पे आ गया है सर। तो क्या ये एक सिक्लिकल डिप है या फिर स्ट्रक्चरल रिस्क आपको दिख रही है इसमें? देखिए, जो जिस फॉर्मेट में हमारी इकॉनमी पिछले 8-10 सालों से चल रही थी, उसी फॉर्मेट में अभी तक चलती आ रही है। ओके, अब जो पहले काम कर रहा था वो अब काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जांपल आईटी, जो उनका बिजनेस मॉडल था जिससे वो करोड़ों रुपए प्रॉफिट्स कमा रहे थे, अपने रिजर्व बढ़ा रहे थे, वो अब नहीं चलेगा। एफएमसीजी के जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स चल रहे थे वो अब नहीं चलेंगे। सभी सेक्टर्स में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया में बदलाव हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो साइंस तो ऐसे ही हैं कि हमें पूरे स्ट्रक्चर को शेप अप करना पड़ेगा। इसे हम टेम्पररी डिप मान लेंगे कि ठीक है, ये तो 1-2 क्वार्टर की प्रॉब्लम है, वैसी सिचुएशन होती हुई हमें नहीं दिख रही है। सभी सेक्टर्स संकट के दौर से गुजर रहे हैं, इंक्लूडिंग बैंकिंग। कोई भी एक सेक्टर आप मुझे बता दीजिए जो कह रहा है कि नहीं जी, हम तो बिल्कुल मज़े में हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें तो यहाँ से हमारी ग्रोथ ही ग्रोथ है। कोई सेक्टर आपको ऐसा नहीं मिलेगा। एक आध कुछ कंपनीज़ हैं जो जिनके पास वेंचर कैपिटलिस्ट का फंड है बहुत सारा, तो वो ठीक है, वो नए नए चीज़ें कर रही हैं, ग्रोथ वहाँ पे हो रहा है। लेकिन जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर ऐसा हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, और आई एम ग्लैड कि सरकार ने इसको रियलाइज़ किया। इसीलिए अब रिफॉर्म्स, बोल्ड रिफॉर्म्स की बात हो रही, कम से कम बात तो हो रही है। अगर 4-5 साल पहले भी हम इस खतरे को भांपते और उस पर काम करते तो शायद हमें ये संकट नहीं देखने को मिलता। और ये जो भी सिचुएशन हमें ग्राउंड पे दिख रही है, ये अचानक से तो नहीं आई है। कम से कम पिछले 1-1.5 साल से तो हम ही आपसे कह रहे हैं कि इकॉनमी इज़ नॉट डूइंग वेल, और आई एम ग्लैड कि अब लोग उसे रियलाइज़ कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये बैंडेड से फिट होने वाली नहीं है। अभी अगर हम अगले 2 क्वार्टर के अंदर बड़े कदम नहीं उठाते हैं इकॉनमी को रिवैम्प करने के लिए, तो मुझे लगता है कि हम और भी बड़े क्राइसिस का सामना फेस कर सकते हैं। सर, पिछले 1 महीने में अगर देखें तो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स तो 2 हैं। पहला एफएमसीजी और दूसरा ऑटो। इनके फंडामेंटल्स में कोई पॉजिटिव चेंजेस आपको दिख रहा है क्या? जी हाँ, ये दोनों सेक्टर्स में ऐसा लगता है कि वर्स्ट इज़ बिहाइंड अस। कुछ हद तक हम ऐसा कह सकते हैं। देखिए,
अगर एफएमसीजी सेक्टर को देखें तो पिछले एक महीने में आई थिंक 1.5% अप रहा है, लेकिन अगर एक साल में देखेंगे तो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था, शायद करीब 12% का हमें फॉल देखने को मिला है। ऑटो सेक्टर में पिछले एक सालों में जितना फॉल हमें देखने को मिला, आई थिंक 5% के आसपास, उतना हमने एक महीने में ही गेन कर लिया है। तो इन दोनों में हमारा स्टैंड क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एफएमसीजी के बारे में हमने पिछले काफ़ी टाइम से बात की है और मैंने आपके साथ हमेशा शेयर किया है कि ये सेक्टर सबसे जल्दी उभरेगा और इसमें बड़े बदलाव ऑलरेडी सभी कंपनीज कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स हमें जल्दी ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर भी हमें एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पहले एफएमसीजी प्रोडक्ट्स फोकस करती थी मास कंजम्पशन प्रोडक्ट्स पर, बिस्किट्स वगैरह पे, कि ज़्यादा लोग कंज्यूम करें और हम छोटा सा मार्जिन भी कमाएंगे तो एडअप होके बड़ा हो जाएगा। लेकिन वहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो वो अब प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं, रिच लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी उनका स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हो रहा है और वो अर्ली थोड़े हमें रिजल्ट्स दिखा रहा है। कुछ हमें लग रहा है कि टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा कॉशियस रहूँगा। इट इज़ टू अर्ली टू से। और जो भी हमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है वो कम से कम 2 क्वार्टर्स तक हमें दिखना चाहिए, तभी हमें कॉन्फिडेंस आएगा। अगर हम अभी से मान लें कि भाई एफएमसीजी तो हो गया, अब तो यहाँ से ऊपर ही ऊपर है, तो वो थोड़ा अर्ली सेलिब्रेशन हो जाएगा। अब ऑटो सेक्टर की कहानी, ऑटो सेक्टर का डेटा भी बहुत बुरा आया था। कार्स की सेल में हमें वीकनेस देखने को मिली थी सभी कंपनीज़ के, और चाहे कमर्शियल हो चाहे पर्सनल व्हीकल्स हो, हर जगह हमें सेल्स में डिप देखने को मिला था। लेकिन ये जीएसटी कट्स की जो होप है, इससे थोड़ा मार्केट को होप मिला है। अगर जीएसटी में बड़े बदलाव होते हैं, और ऑटो सेक्टर अभी काफ़ी लॉबिंग कर रहा है कि इसको आप दिवाली तक पोस्टपोन मत करिए, जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करिए, तो इसका बेनिफिट ऑटो सेक्टर को होगा और इसकी वजह से ही हमें वहाँ पे 5% की रैली देखने को मिली एक महीने में। एक और रीज़न अगर आप देखिए तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? मारुति का। और मारुति ऑटो सेक्टर में एक हेवी वेट है। अभी आप देखिए जापान और मारुति के साथ भी सरकार की मीटिंग हुई है कुछ, तो उस फ्रंट पे मुझे लगता है कुछ होने वाला है। ओके, सो अभी तक रिजल्ट्स में हमें कुछ नहीं दिखा है, अभी ये सब स्पेकुलेटिव है कि ये होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। अगर तो हो गया तब तो इसका फ़ायदा ऑटो इंडस्ट्री को मिलेगा और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी मारुति ही होगा। लेकिन हमें दूसरा एस्पेक्ट भी देखना है कि अगर हमने मार्केट को डिसअपॉइंट किया, बड़े डिसीजंस नहीं किए, या जो हमने प्रॉमिस किया है या जो हमने लोगों के साथ शेयर किया है कि हम करेंगे, जीएसटी में बड़े कट्स करेंगे, अगर वो नहीं हुए तो एक बार फिर हमारे हाथ में डिसअपॉइंटमेंट लगेगी, क्योंकि ग्राउंड पर कोई बदलाव नहीं है। बदलाव सिर्फ यही है, एक होप है कि आगे कुछ होगा। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5%, और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टीबैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए? Being a SEBI registered RA, I can tell you, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी
होती है। सबसे ज़रूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सर आज बाय द वे अनाउंसमेंट हुआ है कि जियो का आईपीओ आ रहा है, तो क्या इससे रिलायंस के शेयर्स पे कोई इफेक्ट होगा एंड उनके कंपेटिटर एयरटेल पे कोई इम्पैक्ट होगा? देखिए, रिलायंस के बारे में मेरा क्या स्टैंड है मैंने कई बार आपके साथ शेयर किया है। मुझे इस टाइप की कंपनीज़ पर ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। आप में से काफ़ी लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन रिलायंस का आप शेयर प्राइस उठा के देख लीजिए, वही आपको कहानी बताएगा। पिछले 5 सालों में रिलायंस ने कितना परसेंट रिटर्न दिया? 30%। इससे ज़्यादा तो आप एफडी में रिटर्न कमा लेंगे। पिछले 1 साल में रिलायंस के रिटर्न्स नेगेटिव है, -10%। अब 30% रिटर्न 5 सालों में रिलायंस ने दिया, एयरटेल ने 1 साल में 20% का रिटर्न दे दिया, और 5 सालों में 250% का रिटर्न दिया है। तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। देखिए, रिलायंस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे आप एक ऑयल की कंपनी हो, वहीं से आपका लाइन शेयर आ रहा है। और आप एक पैटर्न को नोट करिए, जब भी रिलायंस का प्राइस गिरता है तो क्या होता है, इसी तरीके की अनाउंसमेंट्स होती है। हमने पास में भी देखा, पता नहीं कितनी कंपनी ने स्टेक खरीदा और हम ये करेंगे, जियो अलग कर देंगे, आईपीओ ला देंगे। अब देखिए, ये आईपीओ की बात हो रही है, ये तो 2026 के सेकेंड हाफ में आने की उम्मीद है। डेट्स भी अभी नहीं बोली गई। इतने पहले अनाउंसमेंट करने का क्या मतलब था? सिर्फ यही मतलब था कि भाई मेरे शेयर को खरीदो, मेरा शेयर गिरा। बाय द वे, आज रिलायंस के शेयर में अच्छी खासी गिरावट भी हमें देखने को मिली, 2% से ज़्यादा डाउन है। एयरटेल वहाँ पर पॉजिटिव है। तो ये सब, मैं तो इसे अगर कहूँ तो मतलब एक ये अटेम्प्ट है कि भाई मेरे शेयर को सेल मत करो, शॉर्ट मत करो। और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव्स नहीं दिखती। और अगर आप रिलायंस से जियो को निकाल दोगे तो वो तो फिर एक ऑयल की कंपनी बन जाएगी जो 6-7 पीई पर ट्रेड होगी, क्योंकि सभी ऑयल कंपनीज़ की वही हालत है, और ग्रोथ की वहाँ पे कोई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नहीं होगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये खबर बहुत ज़्यादा स्टॉक के लिए पॉजिटिव होगी। कुछ सेंटिमेंटल थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए 1-2 दिन में पॉसिबल, लेकिन इससे इस कंपनी के फॉर्च्यून बदलने वाले नहीं हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कंपनीज परफॉर्म नहीं कर रही हैं, इकोनॉमीज़ नीचे जा रही हैं, टैरिफ्स भी लग चुके हैं हम पे, वो भी पेनल्टी के साथ, ऐसे में वर्स्ट केस सिचुएशन इंडियन मार्केट के लिए क्या हो सकता है सर? देखिए, वर्स्ट केस सिचुएशन क्या होती है? वर्स्ट केस सिचुएशन होती है जब आपकी इकॉनमी क्रैश हो रही है, आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ओके, आपके बैंक्स कोलैप्स हो रहे हैं, आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज कोलैप्स हो रही हैं, वो वर्स्ट केस सिचुएशन होती है। 2000 में जाएंगे तो धड़ल्ले से आईटी कंपनीज बंद हो रही थी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बंद हो रही थी। बैंक्स ने जो लोन्स दिए थे वो राइट ऑफ हो रहे थे। 2008 में बैंकिंग क्राइसिस, बैंक्स बंद हो रहे थे, रियल एस्टेट की कंपनीज बैंकरप्ट हो रही थी। तो ये वर्स्ट की सिचुएशन होती है। क्या आज हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमारी कंपनीज बंद होंगी, बैंकरप्ट होंगी? आज के डेट में ऐसा लगता नहीं। अभी तक वो सिचुएशन कंट्रोल्ड है। क्या एक आध बैंक टपक जाएंगे? वो भी थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसी होती है कि वो वन फाइन डे आपको सुनने को मिलता है, जी ये बैंक तो गयो। ओके, बैंकों की जो सिचुएशन हो रही है वो आपसे छुपी नहीं है, उसका लगातार हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, खबरें भी आ रही हैं, आप पढ़ रहे हैं
बड़े बड़े बैंक्स जो लगता था कि इनको तो कोई छू नहीं सकता, वहाँ पर भी घोटालों की भी खबरें आ रही हैं और साथ में उनके फाइनेंशियल्स भी बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। मैं लगातार आपके साथ डेटा शेयर किया कि किस तरीके से स्लिपेज बढ़ रहे हैं और जो पैसे को वो रिज़र्व में रखते हैं अपने बैड लोन्स को कवर करने के लिए, उसमें भी ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। प्रोविजनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट्स भी डिप हो रहे हैं। कॉरपोरेट्स लोन नहीं ले रहे हैं, ओके, और ओवरऑल उनके लोन बुक में भी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, ओके। तो अभी अगर हम बात करें तो वी आर नॉट इन अ वर्स्ट केस सिचुएशन, ओके। इसको हम एक नॉर्मल सिचुएशन मानेंगे जहाँ पर इकोनॉमी इज़ गोइंग डाउन एंड कंपनीज आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। अभी हम क्राइसिस सिचुएशन पे फ़िलहाल तो नहीं हैं, ओके। तो हम वर्स्ट केस की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि हमारी इकॉनमी और जीडीपी दोनों में डिक्लाइन, ग्रोथ में डिक्लाइन होगा, ओके। हम इस सिचुएशन में पता करने की कोशिश करते हैं कि वर्स्ट केस क्या है, ओके। तो अगर इस वक्त देखें आप, हाँ, निफ्टी की अर्निंग किस रेट से बढ़ रही है? 5% के रेट से, ओके। एस्टिमेट था 6-6.5% का, उससे डाउन हुआ। जीडीपी भी लगभग उसी रफ्तार से बढ़ रही है। अब जीडीपी और कंपनीज का ग्रोथ ऑलमोस्ट आसपास ही होता है यूजुअली, कम से कम निफ्टी 50 की कंपनीज, ओके। अब यहाँ पे अगले 2 साल तक क्या ग्रोथ बढ़ेगी? आपको लगता है ग्रोथ बढ़ेगी? मुझे तो नहीं लगता ग्रोथ बढ़ेगी, ग्रोथ कम होगी, ओके। वर्स्ट केस ग्रोथ कितनी होगी? तो हम 5% से 3% पे आ सकते हैं, ओके। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन में हम इस करंट ग्रोथ रेट को मेंटेन कर सकते हैं, ओके। और एक हम सिचुएशन पकड़ लेते हैं कि 7% अगर ग्रोथ रेट होगा तो क्या होगा। तो हम 3 सिचुएशन की बात करते हैं, 3% ग्रोथ रेट, 5% ग्रोथ रेट एंड 7% ग्रोथ रेट। तो 3% ग्रोथ रेट में अगर आप निफ्टी के वैल्यूएशंस कैलकुलेट करेंगे 16,500 के आसपास आएगी। अगर 5% पे आप निफ्टी के वैल्यूएशंस कैलकुलेट करेंगे तो 21,000 की आएगी। और अगर 7% कर देंगे, कंपनीज ने कमाल कर दिया, सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स कर दिए और कंपनी 7% के रफ्तार से ग्रो कर रही हैं, उनकी अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं, इन दैट सिचुएशन 25,000 इज़ द करेक्ट वैल्यूएशन, ओके। तो यही रेंज में मार्केट रहने की उम्मीद है, यानी कि 16,500 से 25,000 के बीच में। मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन 25,000 और मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन 16,500। तो अभी के लिए यही वर्स्ट केस हम लेकर चल सकते हैं। नाउ अगर हम वो फेस देखते हैं जहाँ पर कंपनीज आर गोइंग डाउन वन बाय वन, देन दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो जब सिचुएशन आएगी हम उसके बारे में बात करेंगे। सर, कुछ ऑडियंस के सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल, दादा, ग्रेट एनालिसिस स्पेशली ऑन बैंकिंग। क्वेश्चन टू यू, नाउ दैट वी नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन आवर बैंकिंग सिस्टम, व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस? सल्यूशन भी शेयर करो। देखो जी, आप सल्यूशन मुझसे मांग रहे हैं, आपको मांगना चाहिए किसी और से। तो सल्यूशन भी है मेरे पास, ओके। मेरा ये मानना है कि बैंक्स का काम प्रॉफिट बनाना नहीं होना चाहिए, ओके। बैंक्स का काम होना चाहिए आपको डिपॉजिट्स लेना और आपके क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं तो लोन देना। अगर बैंक ग्रीडी हो गया और उसे हर साल 30% का ग्रोथ दिखाना है, शेयर होल्डर को रिवॉर्ड कराना है, तो कहाँ से देगा? अगर इकॉनमी परफॉर्म नहीं करेगी, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, तो बैंक कैसे प्रॉफिट कमाएगा? अब उसके पास इन्वेस्टर का डंडा है कि प्रॉफिट कमाओ, शेयर प्राइस बढ़ाओ, तो वो क्या करेगा? फिर वो उल्टे सीधे काम करेगा, ज़बरदस्ती का लोन देगा, दिन में 4 बार मीटिंग करेगा, सबको बुलाएगा, सबको टारगेट देगा, बोलेगा ये करो वो करो, किसी भी तरह बाय बैक बोरो स्टील, मेरे को बिज़नेस लेकर आओ, इतने अकाउंट खोलो, इतने एफडी करो, इतने लोन दो। तो फिर वो अनएथिकल प्रैक्टिस करेगा। और जब आप ज़बरदस्ती का लोन देंगे अपने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रेशर तो सबके ऊपर है, तो आप फिर उल्टे सीधे इंश्योरेंस बेचोगे, उल्टे सीधे लोगों को प्रोमिसेस करोगे और फिर वही हालत होगा जो होगा। तो वो सब जो हम कर रहे थे ना,
इतने सालों से 2008 में देखने को मिला उसका रिजल्ट और अब देखने को मिल रहा है। तो दिस मैडनेस हैज़ टू स्टॉप। तो अगर मैं किसी दिन पावर में आ गया तो ये सारे बैंक को मैं नेशनलाइज कर दूंगा। सर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये पूछ रहे हैं कि दिलीप सर, आई एम अ सब्सक्राइबर ऑफ योर पोर्टफोलियो सिंस लास्ट फ्यू मंथ्स। देर आर मैनी स्टॉक्स इन इट विच हैव ग्रोन अ लॉट। आर दे स्टिल फिट फॉर एंट्री इवन नाउ? रिगार्ड्स। ये बात सही है कि हमारे पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स पिछले 1 सालों में काफ़ी बढ़ गए हैं। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर इन प्रॉफिट। 1-2 स्टॉक्स लॉस में हैं। ओके, ओवरऑल पोर्टफोलियो प्रॉफिट में है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि जो रिसेंटली पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करते हैं वो पूछते हैं कि इतना बढ़ गया है, क्या हम लें, क्या हम जो कम बढ़े हैं उन्हें लें? तो हमारा रिस्पॉन्स होता है कि आप सभी स्टॉक्स पे लगाएं। ओके, क्योंकि हम जो स्टॉक्स पोर्टफोलियो में डालते हैं वो एक फिक्स्ड क्राइटेरिया के बेसिस पर होता है। ऑल स्टॉक्स आर इक्वली गुड। अब कुछ स्टॉक तुरंत चढ़ जाते हैं, कुछ स्टॉक 6 महीने बाद चढ़ते हैं। ओके, कुछ स्टॉक्स 1 साल बाद चढ़ते हैं। तो हमें ये प्रेडिक्ट करना कि ये तो जो तुरंत चढ़ेगा, ये देर से चढ़ेगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स। तो हमारा सलाह रहता है कि आप सभी स्टॉक्स पे लगाएं और अपनी पोजीशंस को 3 लॉट पर बिल्ड करें। और जो पोर्टफोलियो के सब्सक्राइबर्स हैं, अगर इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पे कांटेक्ट करिए। हम आपको शेयर करेंगे कि हाउ एग्जैक्टली आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन हमारा व्यू पॉइंट यही होता है कि सभी स्टॉक्स में हमें पोजीशन बनानी है। पिक एंड चूज़ मत करिए, क्योंकि फिर आपको रिग्रेट होगा कि अरे मैं उसमें लगाता तो इतना बढ़ जाता या मेरे रिटर्न्स कम आए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप अच्छे स्टॉक्स पिक करते हैं उसमें से अगर 1-2 भी बड़े चल गए, लंबा उन्होंने वो मल्टी बैगर हो गए, तो आपके रिटर्न्स को वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए हमारा ये सजेशन है कि सब में लगाएं और उसे एक तरीके से इन्वेस्ट करें। एंड सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगले कुछ दिनों में मार्केट को लेके आपका क्या व्यू है? व्यू में कोई चेंज नहीं है। देखिए, हमारा जो शॉर्ट का लेवल था 24,850 का था। ओके, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने उस लेवल पर शॉर्ट लिया। अब उस लेवल पर शॉर्ट लिया तो अभी आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। डेटा में कोई बदलाव नहीं है। ओके, डेटा यही बता रहा है कि शॉर्ट्स को कैरी किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में हमें रखने की बात है कि 550 पॉइंट्स हम गिर गए हैं 3 दिनों में। ओके, काफ़ी इंडिकेटर्स अब ओवरसोल्ड टेरिटरी में चले गए हैं। अगर किसी ने एक छोटी सी र्यूमर भी फैला दी या कहीं से कोई एक छोटी सी पॉजिटिव न्यूज़ भी आ गई तो चांसेस हैं कि एक सडन राइज भी हो जाएगा। तो अगर आपने 24,850 पर शॉर्ट किया हुआ है तो अब तो की तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, आपको निकलने का टाइम रहेगा। लेकिन अगर आपने कल ही शॉर्ट किया है, इस लेवल पे शॉर्ट किया है, तब आप रिस्क जोन पर आ जाएंगे। ओके, तो ऐसे में थोड़ा बहुत हमें अगर सडन राइज हो गया तो नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपने उस लेवल पर शॉर्ट किया है तो मुझे लगता है आराम से कैरी करना चाहिए। डेटा में अभी कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि रैली हो जाएगी। हाँ, न्यूज़ कुछ आ गई वो अलग बात है, उस पर वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, बट डेटा इज़ क्लियरली पॉइंटिंग कि ये मार्केट थोड़ा और नीचे जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है, लेकिन अभी भी सारा डेटा बेरिश है। अगर मैं आज का भी डेटा देखूं तो पुट कॉल रेशियो में ड्रॉप है। ओके, प्रीमियम्स में ड्रॉप है और आज इतनी हमें सेकंड हाफ में फॉल देखने को मिला। वॉल्यूम बिलो एवरेज था, करीब 90,000 करोड़ का था। एडवांस डिक्लाइन भी नेगेटिव थी। तो ओवरऑल कोई रिवर्सल के, मेजर रिवर्सल के कोई इंडिकेशंस नहीं है। तो मुझे लगता है हमें अपने शॉर्ट्स को कैरी करना चाहिए।